Good morning, all of you. So today I will discuss a very important part of integration, namely definite integration. ठीक है ना. Indefinite integration का डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस 2 DPPs में किया और आज के दिन तीसरा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल को लेकर के. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल. आइए एंटर करते हैं डीपीपी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि डिस्प्ले हो रहा है. ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि इफ इंटीग्रल 0 to 100 fx dx is equal to small a, then we have to find the sum of the integral sigma from r is equal to 1 to 100 integration from 0 to 1 f of, देखिए वेरिएबल इसका है r माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को जब सबसे पहले देखो तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि यूजुअली हम इस सिग्मा को ओपन करें, ठीक है ना, बाकी और कोई रास्ता नहीं है. सबसे पहले इस सिग्मा को ओपन किया जाए, वही काम हम करेंगे. सिग्मा को ओपन करेंगे तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 इसमें हमने प्लेस किया तो हमें क्या मिलेगा. अगर r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 100 इंटीग्रेशन 0 to 1 f of r माइनस 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स. चलो बच्चा लोग सबसे पहले सिग्मा को ओपन करते हैं. तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 इसमें प्लेस किया, मिला क्या हमें 0 to 1, r को 1 रखेंगे, एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, ओके, एफ एक्स डी एक्स. इसके बाद r को 2 प्लेस करेंगे तो 0 to 1, r को अगर 2 प्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स. 3 प्लेस करेंगे तो 0 to 1, 3 अगर प्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स एंड डी एक्स. और अल्टीमेटली लास्ट में r इज इक्वल टू कितना है 100. अगर इसमें 100 प्लेस करते हैं तो 100 माइनस 1 99 प्लस एक्स कितना मिलेगा हमें 0 to 1 f ऑफ 99 प्लस ऑफ x एंड डी एक्स. देखिए ये सारे के सारे इंटीग्रल्स अपने आप में डिफरेंट हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है एफ एक्स, यहाँ पर क्या है f1 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या है f2 प्लस एक्स. बोर्ड क्लास का बच्चा भी इतना कॉमन सेंस रखता है कि फर्स्ट इंटीग्रल को छोड़ करके जितने भी इंटीग्रल है सभी में हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी ये 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 99 प्लस एक्स वेरिएबल के प्लेस पर दिखता है उसको हम प्लेस करते हैं. तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा. जैसे कि इस इंटीग्रल में हमने क्या किया, इस इंटीग्रल में हमने पुट कर दिया है ना. सारे इंटीग्रल में करना पड़ेगा. फर्स्ट इंटीग्रल को छोड़ करके जितने भी इंटीग्रल हैं सब में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. जैसे इस इंटीग्रल में हमने किया x प्लस 1 को t. अच्छा, t की लिमिट क्या होंगी, 0 डाला तो 1, 1 डाला तो 2, 1 से 2, और यहाँ पर dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt. तो ये इंटीग्रल हमारा कितना बनेगा 0 to 1 के प्लेस पर कितना बना 1 से 2, और बेटा ये क्या हो जाएगा ft और dx के प्लेस पर कितना dt. ft dt, ft dt को हमने वंस अगेन वेरिएबल चेंज करके लिखा एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज ऑफ इन द डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती. अगर हमने वेरिएबल चेंज किया तो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है. लिटरली ये इंटीग्रल हमारा किस में आएगा टी में, क्योंकि एक्स को हमने टी में चेंज किया, लेकिन फिर उस टी को हमने किस में लिख दिया, एक्स में लिख दिया, ड्यू टू द रीजन क्योंकि ये इंटीग्रल हमारा किस में है, एक्स में. ऐसे ही जितने भी इंटीग्रल्स हैं है ना, ये आपका थर्ड वाला, फोर्थ वाला और ये लास्ट वाला,
जितने भी इंटीग्रल हैं सभी में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने के बाद जो टी के फॉर्म में इंटीग्रल आएगा या के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में, जो भी आप समझ लीजिए, लिमिट चेंज करने के बाद सबके वेरिएबल को हमें x में ही रखना होगा। जैसे इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें 2 + x को मान लो k रखा थोड़ी देर के लिए, है ना, तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dx इज इक्वल टू dk। अच्छा, लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 प्लेस करेंगे तो 2, 1 प्लेस करेंगे तो 3, तो इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी कितनी, 2 से लेके 3, और वंस अगेन एफ के डी के, इसको हमने क्या सपोज किया, एफ के डी के को हमने फिर से एक बार लिखा क्या, एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। अल्टीमेटली इसमें 99 प्लस एक्स को हमने p से सब्सटीट्यूट किया तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dp। अच्छा, लिमिट क्या होंगी, पहले हमने 0 डाला तो 99, फिर हमने 1 डाला तो 100, तो ये हो जाएगा 99 से 100, और 99 प्लस एक्स को p, तो ये हो जाएगा एफ पी डी पी को वेरिएबल चेंज करेंगे तो ये हमें फिर से एक बार मिला एफ एक्स ऑफ डी एक्स। और जो पहला इंटीग्रल था हमारा वो था इंटीग्रल 0 to 1 ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है ना। अब इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए, आपको डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी याद आएगी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम बी टू सी एंड एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से एक सीरीज ऑफ इंटीग्रल को हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे ए से बी, बी से सी। भाई पहले ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, तो डायरेक्ट हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं, ए से सी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। जो मैंने सीरीज लिखी हुई है इंटीग्रल्स की, यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है 0 to 1, फिर 1 से 2, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम टू सेम है, इंटीग्रेंड हमारा सबका सेम टू सेम है। तो 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, अल्टीमेटली हमें कहाँ तक जाना, 99 से 100। तो इसको समराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 100 एंड एफ एक्स डी एक्स, है ना। इस पूरी सीरीज में हमने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। एक बात आपको सबको पता होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल जब भी डिस्कशन होता है तो दिमाग में वो सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन की दिमाग में होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटीग्रल ऑफ 0 to 100 एफ एक्स डी एक्स, और शायद क्वेश्चन में कुछ गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर 0 to 100 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ए हो, ठीक है ना, तो आपको ए समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो भैया ये क्या हो गया, 0 to 100 एफ एक्स डी एक्स, डायरेक्ट हम इसको क्या प्लेस कर सकते हैं, ए। तो जो हमारा समेशन का इंटीग्रल था उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए ए। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, करेक्ट होगा। एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। नॉर्मल सी प्रॉपर्टी से सिग्मा का यूज करके, छोटे छोटे से सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमने इसका रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट कहीं नहीं था, रिजल्ट उसी के अंदर था जो हमारे पास गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है। एफ एक्स एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू 0 है वेन एवर एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए, और कहता है कि 1 एल्सवेयर, ठीक है ना, x अगर इसके अलावा है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अपने आप में एक काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इंटीग्रल को टेक किया i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 एंड एफ एक्स डी एक्स। बेटा इसमें वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यूजिंग द प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स, है ना। इस तरह से आप चाहें तो कितने भी पॉइंट पर ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहला ब्रेक बी पर लिया, दूसरा ब्रेक सी पे लिया, चले थे ए से गए कहाँ तक, डी तक, तो इसको अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू डी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू डी। और ये बी और सी हमारे दो स्टॉपेज थे, दो ब्रेकिंग पॉइंट थे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू डी एंड एफ एक्स डी एक्स। बेटा यही काम हम इस इंटीग्रल में करने वाले हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 है, ठीक है ना। अब इस 0 से 2 को हमें ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसे कि पहली x की वैल्यू क्या दी है, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2/3, n इज इक्वल टू 3 के लिए 3/4। तो ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये सारे के सारे हमारे ब्रेकिंग पॉइंट होंगे इंटीग्रेशन के। कैसे काम करेंगे आइए देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से तो स्टार्ट किया, अब 2 नहीं लिखेंगे। पहला पॉइंट हमें यहाँ पर क्या मिला था, 1/2 एंड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, एफ एक्स, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/2 से n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना मिला, 2/3। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा सा अपना समय बचेगा इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा 2/3 से 3 के लिए कितना हो जाएगा, ये 3/4। ऐसे ही अल्टीमेटली n इज इक्वल टू n-1 के लिए क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू n-1 के लिए ये हमें मिला n-1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n, और इसी तरह से n के लिए क्या हो गया, n के लिए क्या हो जाएगा, n से लेके n अपॉन n-1 के लिए n-1 अपॉन n, n-1 के लिए ये क्या हो गया, n-1 के लिए ये हो जाएगा n-1 और अपॉन n। इसी तरह से चलते चले आएंगे, n के लिए क्या हो जाएगा, ये n के लिए हो जाएगा। इसी तरह से जब अपन रखेंगे n-1 के लिए, तो n-1 से लेके n, और n-1 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, n-1 के लिए n+1 के लिए, n के लिए हो जाएगा n अपॉन n+1, n अपॉन n+1 से लेकर के n अपॉन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया, 2/3 से 3/4। अच्छा पीछे से अगर n-2 लेते हैं अपन, n इज इक्वल टू ये 2/3 हुआ था। अच्छा 2/3 होने के बाद फिर ये n-1 से जाएगा कहाँ तक, n-1 से लेके n तक, ओके। यहाँ पर n-1 के लिए लिखा। अब n के लिए लिखना चाहते हैं तो n के लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n से लेके n अपॉन n+1, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हमारे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 2 तक जाना, 0 से लेके 2 तक जाना है। तो 0 से तो स्टार्ट कर दिया, अब 2 तक जाना है, तो फाइनली ये कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा। इस तरह से हमने इस इंटीग्रल के ब्रेकिंग पॉइंट को बनाया। अब देखिए 0 से लेके हाफ तक, जब x की वैल्यू 0 से लेके हाफ के बीच में है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या पुटअप करना है, ये या ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर हर इंटीग्रल में x की एक रेंज दी है, जैसे 1/2 और 2/3 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू, 2/3 से 3/4 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू, है ना। तो इस चीज़ को सोचना है। यहाँ पर कहता है कि जब x हमारा एग्जैक्ट होगा ऐसा 1/2 या 2/3 या 3/4, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। इसके अलावा एल्सवेयर, इसके अलावा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। अब जैसे यहाँ पर हमने कंसिडर किया x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में है, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब एफ एक्स हमें क्या रखना है, ये ऊपर वाला नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाला एग्जैक्ट वैल्यू के लिए है। इसलिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू को हमें क्या लेना होगा, 1 लेना होगा कि 1 dx। लाइक दिस यहाँ पर भी एफ एक्स की वैल्यू को क्या लेना होगा, 1 dx। यहाँ पर भी क्या लेना होगा, 1 dx। यहाँ पर भी क्या लेना होगा, 1 dx। यहाँ पर भी क्या लेना होगा, 1 dx। और लास्ट में यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा, 1 dx। इस चीज़ का ध्यान रहे।
जब x हमारा 0 और हाफ के बीच में है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और कहते हैं ना कि x की वैल्यू दोनों लिमिट के बीच में लाई करती है। x 1/2 से 2/3, इन सारे केसेस में fx हमारा दो रियल नंबर के बीच में आ रहा है। तो जब कहता है कि एल्सवेयर fx हमारा इसके अदर देन किन्हीं भी रियल नंबर्स के बीच में हो या कैसा भी हो, तो उस केस में fx की वैल्यू कितनी लेंगे? 1 लेंगे। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल 1 का x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो अपन कितना मिलेगा? 1/2 - 0। ओके, इसी तरह से यहाँ पर क्या मिला? 2/3 - 1/2 प्लस यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 3/4 - 2/3, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में जब हमने इसको पुटअप किया था कितना? n-1। लास्ट में जब हमने इसको पुटअप किया था n-1/n से लेके कहाँ तक? n तक, n-1 के लिए, और इसके बाद फिर n से लेके कहाँ तक? n/n+1। तो इसी तरह से इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, n-1/n, और इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं कि n/n+1 माइनस का n। फाइनली लास्ट में कितना आएगा आपका? 2 - 1, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि देखो ये ऑल्टरनेटली हमारे क्या कैंसिल हो रहे हैं? 1/2 से -1/2, 2/3 से 2/3, 3/4 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से -n से +n कैंसिल हो जाएगा, ये n-1/n भी किसी से कैंसिल होगा। इसमें अगर कुछ बचा तो या तो लास्ट का ये 1 बचेगा और एक आपका ये भी बचेगा, n/n+1। तो इंटीग्रल की वैल्यू केवल और केवल क्या आई? यहाँ से 1 मिला और यहाँ से क्या मिला? n/n+1। जो ये इंटीग्रल था ना बेटा, ये वाला इंटीग्रल, इसकी वैल्यू ये आ गई 1 + n/n+1। और हम एक चीज़ जानते हैं ना कि यहाँ पर इस केस में जो n है, देखो n हमारा किसको टेंड कर रहा है? n = 1 2 3। इट मीन्स n हमारा किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इसको इन्फिनिटी को टेंड करा दो तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1। इसकी लिमिट हर कोई जानता है, इसकी लिमिट कितनी आएगी? इसकी लिमिट आ जाएगी आपकी 1। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 2। जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ में। एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था जो कि उसी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं। द टेंजेंट to the graph of the function y = fx at the point with abscissa x = 1 from an angle of π/6, and at the point x = 2 an angle of π/3, and at the point x = 3 an angle of π/4 with the positive direction of x-axis, then the value of the integral 1 to 3 f'(x) f"(x) dx plus 2 to 3 f"(x) dx f"(x) is supposed to be कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना। देखो बेटा सबसे पहले ये जो कहता है द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = fx, सबको पता है कि कैलकुलस में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? dy/dx से। इट मीन्स ये क्या हो गया? f'(x) हो गया। ठीक है ना। और ज्योमेट्री में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ज्योमेट्री में हम इसको लिख सकते हैं tan of थीटा। ठीक है ना। तो ज्योमेट्री का कैलकुलस से कॉम्बिनेशन है तो ये आपका टेंजेंट ही, स्लोप ऑफ टेंजेंट। थीटा हमारा क्या है? इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है अलग अलग पॉइंट पर f'(x) की वैल्यू दी है एंगल के फॉर्म में। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारा कि x = 1 पर कहता है π/6, इट मीन्स tan of π/6। ठीक है ना। x = 1 पर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? f'(1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/6 का मतलब कितना होता है? 30 का मतलब कितना हो गया? 1/√3। अच्छा, 2 पर कितना दिया है इंक्लिनेशन? π/3। 2 पर दिया है tan π/3, π/3 का मतलब 60 का मतलब √3, और ये किस पॉइंट पर दिया है? 2 पर दिया है। अच्छा, 3 पर दिया है π/4, 3 पर दिया है π/4, tan π/4 is 1 किस पॉइंट पर? एट x = 3। बेटा इतनी चीजें हमें गिवन है
और इस केस में हमें क्या निकालना है, हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। आइए डिस्कस करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 f डैश x f डबल डैश x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल 2 to 3 f डबल डैश x dx f डबल डैश x एंड dx। एनीबॉडी कैन से हमें इसमें इस वाले इंटीग्रल में क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट ना, ये सिंपली हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसमें यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट, वो भी समझदारी से। तो इसको अपन क्या टेक करते हैं, सेकंड फंक्शन, इसको अपन क्या टेक करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, है ना, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन अगर इसको टेक किया तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, एफ डैश एक्स, सेकेंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, इसका है एक डैश कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, लिमिट हमने क्या पुटअप की, 1 to 3 माइनस इंटीग्रल 1 to 3। अब इसका डी ओवर डी एक्स करना पड़ेगा, तो इसका डी ओवर डी एक्स हो गया एफ डबल डैश एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या हो गया, एफ डैश एक्स एंड डी एक्स। ओके, अच्छा, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा एफ डैश एक्स, और लिमिट हम पुटअप करते हैं तो 2 to 3। बेटा इसी को हमने थोड़ी देर के लिए ना, ये आप देखिएगा, ये इंटीग्रल हमारा क्या था, i इज इक्वल टू था, और इसको अगर मैं I1 सपोज करूं तो ये इंटीग्रल हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये वाला इंटीग्रल एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स 1 to 3 ये हमारा क्या है, रिपीट हो रहा। अगर मैं इसे I1 सपोज करूं तो लिटरली ये क्या है, और इसे मैं I2 सपोज करूं, ऐसे मैंने सपोज कर लिया, i इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I बिकम्स, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एफ डैश 3 का होल स्क्वायर, एफ डैश 3 का होल स्क्वायर, एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी है, 1, तो एफ डैश 3 का होल स्क्वायर मतलब 1 आया, माइनस एफ डैश 1 का होल स्क्वायर, एफ डैश 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/3, ओके, माइनस ऑफ दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज I1। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास I1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, I को मैंने क्या सपोज किया है, I1 प्लस I2, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 2, एफ डैश 3 1 माइनस एफ डैश 2 1 माइनस रूट 3, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3। अच्छा, इस I को अपन लिख सकते हैं I1 प्लस I2, या I1 को अपन लिख सकते हैं, I के प्लेस पर रख देंगे I1 प्लस I2। तो इस I के प्लेस पर अगर अपन ने रखा I1 प्लस I2, है ना, इस I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इस I के प्लेस पर, या अगर मैं इसको अलग से निकालता I1 करके तो इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते थे। अगर इसको अलग से निकालता मैं, I1 इज इक्वल टू, सपोज ये हमारा क्या है, I1 है, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 और 1 माइनस 1 2/3 माइनस I1, तो I1 इज इक्वल टू कितना आया, 2/3 माइनस I1 को इधर ले आएंगे, 2I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 1/3। अच्छा, I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है 1 माइनस रूट 3। तो ये सारा काम ना करके अगर मैं इसकी वैल्यू को रख दूं डायरेक्ट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को मैं रखूं तो I इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू कितनी है, 1/3, और प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3। तो बेटा ये हो जाएगा कितना, 3 1 4/3, 4/3 माइनस अंडर रूट 3। जो आंसर आएगा इंटीग्रल का वो आएगा 4/3 माइनस अंडर रूट 3, या इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 रूट 3, 4 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 3, ये आएगा 4/3 माइनस रूट 3, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी, कि 4/3 माइनस ऑफ अंडर रूट 3। एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था वो बहुत आसान था। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1, एट द पॉइंट 2 एंड एट द पॉइंट 3। पढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल a टू b mod ऑफ x अपॉन x dx वेन एवर a इज लेस देन b। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम, वैसे तो हर बच्चे को आता होगा। mod ऑफ x इज x एंड माइनस x वेन एवर x इज नॉन नेगेटिव, वेन एवर x इज नेगेटिव। ये है मॉड की डेफिनेशन। अब देखिए इसमें कहता है कि a इज लेस देन b। ये नहीं पता है कि a और b जो हमारी रियल नंबर्स हैं इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। इसने तो लिख दिया a से b। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे केसेस में दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, a इज लेस देन। देखिए केसेस में दिया हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूं, जैसे कि मैंने पहला केस लिया कि जब a इज लेस देन b है और ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव। दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, दूसरा केस ले सकते हैं a इज लेस देन 0 इज लेस देन b। तीसरा केस हम क्या ले सकते हैं कि a इज लेस देन b इज लेस देन 0। पहले केस में a और b दोनों हमारे पॉजिटिव हैं और a ऑलरेडी हमारा b से कैसा है स्मॉलर देन। दूसरे केस में a नेगेटिव है b पॉजिटिव है और तीसरे केस में a और b दोनों हमारे कैसे हैं नेगेटिव हैं। तो बेटा पहले केस में आते हैं, जब a और b हमारे दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी a से b। अब देखिए a और b दोनों हमारे पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x की वैल्यू दो पॉजिटिव के बीच में, x की वैल्यू अगर दो पॉजिटिव के बीच में तो x की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी। तो उस केस में मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं, उस केस में मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं x, कि जब मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव है, यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है, तो मॉड x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा कि x अपॉन x एंड dx, और इसकी वैल्यू x से x कैंसिल आउट करेंगे, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का क्या आएगा x b माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी b माइनस ए। तो पहला ऑप्शन आया कि अगर a पॉजिटिव है तो हमारी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आना चाहिए b माइनस ए, इट मीन्स b माइनस ए। सेकेंड केस में कहता है कि a इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव। कहने का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, इंटीग्रल की जो रेंज है वो है नेगेटिव से पॉजिटिव और अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया -2 और यहाँ पर कह दिया 5 और आगे क्या लिखा है मॉड ऑफ x। तो बेटा इस केस में आपको ब्रेकिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि इंटीग्रल ऑफ a से b मॉड x अपॉन x dx इज इक्वल टू, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बीच में क्या आ रहा 0 और मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, तो 0 पर हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं a से 0 प्लस 0 से b। अब देखिए इस केस में b हमारा कैसा है पॉजिटिव, b तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो x होगा ना 0 से पॉजिटिव के बीच में लाई कर रहा, तो मॉड x कितना हो जाएगा x, मॉड x कितना हो गया x। लेकिन इस केस में नेगेटिव से 0, x हमारा नेगेटिव से 0 यानी कि नेगेटिव है, तो इस केस में मॉड x क्या हो जाएगा -x, तो -x अपॉन x ऑफ dx। ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई a से 0 -1 इंटू dx, और ये वैल्यू कितनी आई, ये तो सिंपली अपन लिख सकते हैं कितना 1 का इंटीग्रेशन x की लिमिट रखेंगे तो b माइनस 0, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा b, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस को अगर बाहर किया तो ये हो जाएगा 0 ऑफ -a और प्लस का b, ठीक है ना। माइनस को अगर मैंने बाहर किया तो x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0 माइनस a यानी कि a प्लस b। ये वैल्यू कितनी आएगी a प्लस b। जब a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इस केस में इसकी वैल्यू आ गई a प्लस b, ठीक है ना। दो केस हो गए। तीसरे केस पे आते हैं जब दोनों हमारे कैसे हैं नेगेटिव, तो उस केस में इंटीग्रल इज इक्वल टू a टू b। अच्छा यहाँ पर a और b दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियस है x की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -x अपॉन x dx। ये बेटा कितना हुआ, माइनस को बाहर किया, इसका इंटीग्रल x होगा, तो b माइनस a, ये क्या लिख सकते हैं a माइनस b। तो a माइनस b आया वेन एवर b इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो पहले दूसरे और तीसरे तीनों ऑप्शन हमारे कैसे हैं करेक्ट है।
लेकिन ज़्यादातर बच्चे चौथे ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ज़्यादातर बच्चे चौथे ऑप्शन को छोड़ देते हैं। बेटा अगर इन तीनों रिजल्ट को समराइज किया जाए तो ये चौथा ऑप्शन भी आपका क्लियर कट हो जाएगा। जैसे इस केस में ए और बी दोनों निगेटिव, चौथे ऑप्शन को अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करूं, इस केस से सिंप्लीफाई करूं कि बी नेगेटिव है तो मॉड बी क्या हो जाएगा, माइनस बी। ए नेगेटिव है तो मॉड ए क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी के। इसका मतलब ये जो है ना, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं तीसरे ऑप्शन को देखूं, तीसरे ऑप्शन में क्या कहता है, तीसरे ऑप्शन में कहता है कि ए इज नेगेटिव और बी इज पॉजिटिव। तो बेटा इसका आंसर क्या निकाला था अपन ने, इसका आंसर ये निकाला था ए प्लस बी। अगर इस चौथे को मैं इस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर बी कैसा है, पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा बी, और ए कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस लगाएंगे और मॉड ए कितना हो जाएगा, माइनस ए। तो ये कितना आ गया बेटा, ए प्लस बी। ये देखिए ए प्लस बी भी कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर तीनों केसेस को आप कंसीडर करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी हमारा इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ऑप्शन का कॉम्बिनेशन आपको ये चौथा ऑप्शन मिलेगा। मैंने आपको इस तीसरे केस में समझा के बता दिया है, दूसरे केस में समझा के बता दिया है। पहले केस में ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव के केस में मॉड बी माइनस मॉड ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर भी कितना आ रहा है, बी माइनस ए। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, then find the value of. We know that कि the sum of limit of n tending to infinity and sigma r is equal to a n plus b cn plus d and f of r, ठीक है ना, f of r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। बेटा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसे कहते हैं लिमिट ऑफ द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज की लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपने देखा होगा कि इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट कैसे लेते हैं, यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट है उसको हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट। यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट है उसको हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट। r अपॉन n को प्लेस करते हैं x से और 1 अपॉन n को प्लेस करते हैं dx से। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होंगी कि द लिमिट ऑफ सम ऑफ सीरीज को हम डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। r अपॉन n को x से हटाया तो ये हो जाएगा आपका fx, और 1 अपॉन n को dx से हटाया तो ये आपका हो जाएगा dx। मैं ये समझता हूँ कि जिस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें हैं, जो बच्चा इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है, समझता है कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला हमारा इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में, उसके लिए क्वेश्चन बेहद आसान है। देखो ये कहता है कि इनमें से ये बताना है चारों ऑप्शन में कि किस किस की लिमिट इस डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन की तरफ आए, जैसे कि r इज इक्वल टू 1 to n। बेटा इसका अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल बनाएंगे तो देखो यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट क्या हुई, n का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर r इज इक्वल टू 1, n का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0, और ये इंटीग्रल क्या है 1 to 2। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी जो लोअर लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ पर अगर आते हैं सेकेंड ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रल बनाए तो n का कोफिशिएंट 1, n का कोफिशिएंट 2, ठीक है, ये हो गया 1 to 2। r अपॉन n को हमने किससे प्लेस किया, x से। 1 अपॉन n को किससे प्लेस किया, dx से। दिस बिकम्स fx dx। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये इस इंटीग्रल के इक्वल आ रहा, 1 to 2 fx dx। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन के लिए अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रल बनाएं, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। 1 मिनट। देखिए यहाँ पर लिखा है n से अगर हम डिवाइड करें, लिटरली अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रल बनाए तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 0।
अपर लिमिट कितनी होगी 1, इसको n से अगर डिवाइड करें तो r अपॉन एन प्लस 1, r अपॉन एन को किससे हटाते हैं x से, अच्छा ये प्लस 1 हो गया, 1 अपॉन एन को किससे हटाते हैं dx से। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रल भी शायद उस इंटीग्रल में परफॉर्म हो सकता, कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूशन यूज़ करूं, मैंने x प्लस 1 को t यूज़ किया तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अच्छा लिमिट कितनी हो गई इसकी, 0 डाला यहाँ पर तो 1 से 2, यहाँ पर इसकी लिमिट क्या हो गई 1 से 2, x प्लस 1 को t और dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो गया एफ टी डी टी को वंस अगेन हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये वही इंटीग्रल बन गया। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने लोअर लिमिट को 0 देख लिया था, वो उसका रीज़न ये था क्योंकि इसकी अपर लिमिट कितनी होगी 1 होगी, r अपॉन एन को x से हटाएंगे एफ एक्स डी एक्स, तो ये तो कभी भी इस इंटीग्रल के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, सही होगा। आते हैं चौथे ऑप्शन पर। चौथे ऑप्शन के लिए अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रल बनाए तो लोअर लिमिट कितनी होगी 0, अपर लिमिट कितनी होगी 2, r अपॉन एन को किससे हटाया x से, 1 अपॉन एन को किससे हटाया dx से, ये ऑप्शन भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल नहीं जा रहा है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल अगर कोई लिमिट हो सकती है तो वो लिमिट है हमारी लिमिट नंबर b और लिमिट नंबर c, बाकी a और d ये हमारे इस डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, एक आसान क्वेश्चन था उस बच्चे के लिए जिसको इसकी जानकारी है कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ द सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जिस बच्चे को इसकी जानकारी है वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीरियोडिक फंक्शन का, शायद क्योंकि 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होल रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा जिन बच्चों ने फंक्शन पढ़ रखा है उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है t होता है। ये वाला आपका फ्रैक्शनल ब्रैकेट फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको हम क्या लिखते हैं x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एक पीरियोडिक फंक्शन और जिसका पीरियड कितना होता है, जिसका पीरियड होता है 1। पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या होगा t इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1। अब याद करिए पीरियोडिक फंक्शन से 3 या 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ी होंगी। बहरहाल इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि कौन सा ट्रू है। एक तो क्लियर कट हो गया कि अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये भी हमारा क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये भी हमारा क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन होगा। अच्छा बी वाले ऑप्शन में देखते हैं कि इंटीग्रल 0 to 1 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड dx। बेटा इसको ऐसा करते हैं कि 0 to 1 इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड dx। और सबको पता है यहाँ पर जो x है हमारा किसके बीच में है, 0 to 1 के बीच में है। तो बेटा इसकी जो ये वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में किसी भी रियल नंबर की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये इंटीग्रल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो गया 0 to 1 2 की पावर x एंड dx, जिसे इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या होगा इसका 2 की पावर x अपॉन ln ऑफ 2, लिमिट इसकी पुट ऑफ करेंगे 0 to 1, तो सबसे पहले 1 हमने पुट ऑफ किया, 1 अपॉन ln 2 हमने बाहर निकाला। सबसे पहले x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 2 x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये आपका कितना हो गया 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो बेटा आंसर इसका कितना आएगा 1 अपॉन ln 2। ठीक है ना, ये ln 2 है, लेमडा की तरह दिख रहा है, ये ln 2 है हमारा। बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अब इसी तरह से कहता है कि 0 to 1 2 की पावर, ये भी सेम टू सेम है हमारा dx। ये बेसिकली ये जो लॉग है ये लॉग बोला जाता है e बेस पर 2, जिसे कदाचित हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहें तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, सबको लॉग की प्रॉपर्टी पता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 2 बेस पर e। ये कोई अलग ऑप्शन नहीं है, ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है, ये हमारा न्यूमरेटर में लिखा है, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा सही होगा। और जहां तक बात डी की है
तो 0 to 100, बेटा 100 को अपन ने लिखा कि 100 into 1 और 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड dx। अब आप एक प्रॉपर्टी याद करो, एक प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस की थी कि 0 से nt एंड fx dx इज इक्वल टू होता है n ऑफ 0 से t एंड fx dx। अब देखिए यहाँ पर ये जो 100 था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड कितना है 1, तो t आपका कितना हो गया 1, तो इसको मल्टीपल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि nt, ये हमारा क्या हो जाएगा n, और ये हमारा क्या है t, तो nt का मतलब ये n हमारा बाहर आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 100 ऑफ बाहर किया, फिर क्या है 0 to 1 एंड 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड dx, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी log ऑफ 2 बेस पर e, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस की बेहतरीन क्वेश्चन है अपने, और ये क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक फंक्शन को लेकर के था। शायद आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन थे, आपको केवल और केवल हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट के साथ चलना, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।